हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मेनली ये पेपर आपका जीके जीएस से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई। इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करिए। तो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है दिवस, ये है 30 जुलाई। यहाँ पर हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या फिर 28 अप्रैल। तो जो हमारे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी, उनकी जो खोज थी उसको रमन प्रभाव बोलते हैं। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। तारीख है 28 फरवरी 1925 में। रमन प्रभाव कब खोजा गया था? तो 28 फरवरी 1925 में। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत इन्होंने ही की थी, नोबेल जी ने। इन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत बनाया था कि जितने भी इनकी धनराशि है वो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को वितरित की जाए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या ग्रामोफोन का। तो आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। जितने भी आविष्कार और खोज हुए हैं उनसे रिलेटेड डिटेल में मैंने वीडियो बताया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, उसके बारे में डिटेल में समझाया भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल का सीधे सीधे डायनामाइट थर्ड ऑप्शन सही है। डायनामाइट की खोज की थी और ये थे स्वीडन के वैज्ञानिक, एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब नोबेल पुरस्कार की घोषणा मतलब शुरुआत कब की थी? तो ये 1900 ईस्वी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, मेथनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी निम्नलिखित में से ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एथिलीन ग्लाइकोल। इससे रिलेटेड हम लोग नीचे फैक्ट्स भी देखते हैं थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक अणु है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों में एंटीफ्रीज और औद्योगिक विलायक के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों में, कौन कौन से? पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण में कच्चे माल के रूप में और एंटी फ्रीजर फॉर्मुलेशन यानी कि एंटी फ्रीज का सूत्रीकरण करने के लिए किया जाता है। यह गैस कैसी है? तो एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील और चिपचिपा तरल पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, सोडियम, पारा, मरकरी या फिर पारा और नियॉन। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसमें भरा जाता है पारा और नियॉन। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का जो है राइट आंसर है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप कम दबाव वाली गैसें विशेष रूप से कौन कौन सी? पारा, आर्गन, नियॉन, क्सीनन और क्रिप्टॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें भरी हो जाती हैं। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं इसमें भरी जाती हैं। CFL बल्ब जो है उसका यहाँ पर पूछा है। CFL का पूर्ण रूप है, यहाँ पर CFL का फुल फॉर्म आपको बताना है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प या सेंट्रल फिक्स्ड लैम्प या केमिकल फ्लोरोसेंट लैम्प या कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैम्प। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ये हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का संक्षिप्त रूप है। CFL जो है पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में 75% कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं। आकाश नीला है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम इसमें बताना है कि आकाश का नीला रंग हमें क्यों दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में नीले रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है इसलिए, या फिर वायुमंडल के द्वारा छोटी तरंगें लंबी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं इसलिए, या फिर नीला रंग आँखों को अधिक सोखता है, या लास्ट ऑप्शन है हम लोगों का वायुमंडल छोटी तरंग दैर्घ्य की तुलना में लंबी तरंग दैर्घ्य को अधिक अवशोषित करता है। अब इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। वायुमंडल द्वारा जो छोटी
तरंगे होती हैं लंबी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं। इसी के लिए हम लोगों को आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO के अनुसार किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर है। यहाँ शहर के बारे में पूछा जा रहा है। 45 डेसिबल, 50 है, 50 डेसिबल, 55 या फिर 60 डेसिबल। इन चारों में से जो शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल आप लोग देख रहे होंगे। WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित जो स्तर है वो 45 निश्चित किया गया है। डेसिबल एक लघुगणकीय इकाई है जिसका उपयोग न केवल ध्वनि स्तर को मापने के लिए किया जाता है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल, संचार में भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर टीवी रिमोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टीवी सेट को संचालित करने के लिए यानी कि टीवी को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है। तो यहाँ पे रिमोट के बारे में बात हो रहा है। प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त विकिरण या रेडियो तरंगे, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर जो अवरक्त विकिरण दिया है यानी कि इंफ्रारेड लाइट के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन लोगों का सही होगा। लेकिन आजकल टीवी का रिमोट कंट्रोल जो यूनिट है ये रेडियो तरंगों को भी प्रेफर करता है, ताकि आप न केवल अवरक्त विकिरण है वो सामने, अगर आप सामने बैठे हैं और टीवी सामने है तो ही आप इसे चला सकते हैं, लेकिन रेडियो तरंगे हैं कि आप किसी दूसरे रूम में हैं तो वहाँ से भी आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अवरक्त विकिरण आपका राइट आंसर है। यहाँ पर डिटेल भी देखते हैं। अधिकांश रिमोट कंट्रोल अवरक्त विकिरण का उपयोग करके सिग्नल भेजते हैं, हालांकि कुछ इसके बजाय रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। अवरक्त विकिरण में टीवी और रिमोट कंट्रोल कार्य करने के लिए सीधी रेखा में होना पड़ता है, जबकि रेडियो तरंग दूसरे कमरे में भी अगर जो हम हैं तो वहाँ से भी नियंत्रित कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये आपका उसमें PCS में भी पूछा है क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन में कपड़े किस कारण से सूखते हैं। वो 4 ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपका वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछा है। अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूजेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर प्रसार। तो इसमें से जो राइट आंसर, रिवर्स ऑस्मोसिस तो होगा नहीं क्योंकि ये RO मतलब जो पानी को साफ़ करने वाला हो रहा है, ये नहीं। डायलिसिस भी नहीं है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। और आपका अपकेंद्रण, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूजेशन पर कार्य करता है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण बल पर आधारित है। केंद्रापसारक बल शब्द का प्रयोग एक जड़त्वीय बल या काल्पनिक बल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से एक गोलाकार पथ पर चलने वाले कण जिसका परिमाण और आयाम उस बल के समान होता है, कण को उस गोलाकार पथ पर रखता है लेकिन विपरीत दिशा में बिंदु रखता है, तो इस वजह से कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बिजली आपूर्ति के पैरामीटर हैं। यहाँ पर भारत में बिजली आपूर्ति का पैरामीटर 4 दिया गया है, बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन बहुत है, आप लिखिएगा। यहाँ पर 40 हर्ट्ज है, 60 है, 40 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 5 मतलब एक ही धारा है, रेटिंग दिया हुआ है। कौन सा इसमें से सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा कि 220 विभवांतर का वोल्ट का विभवांतर चाहिए, 50 हर्ट्ज चाहिए आवृत्ति, और 5A 15A की धारा रेटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, श्रीमान नारायण। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है सर है जयप्रकाश नारायण, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वोदय योजना का जो प्रारूप था इन्होंने तैयार किया था, लेकिन सिर्फ इन्हीं के दिमाग की उपज नहीं थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सर्वोदय योजना का मसौदा 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से SN अग्रवाल द्वारा प्रदत्त गांधीवादी योजना और एक अन्य गांधीवादी नेता विनोबा भावे के द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय विचार से प्रेरित थी। सर्वोदय विचार में होता क्या था सर्वोदय योजना में, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि और ग्रामीण उद्योगों, विशेषकर लघु कपड़ा और कुटीर उद्योगों के महत्व को इन्होंने सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है आपका BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से प्रारंभ हुई थी, यानी कि पहला लिखित संविधान कौन से देश का है, जापान का, भारत का, ब्रिटेन का या फिर अमेरिका का। तो लिखित संविधान की जो परंपरा है
पूरे विश्व में सर्वप्रथम पूर्ण लिखित जो राष्ट्रीय संविधान है वो अमेरिका का है। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है वो किस देश से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर सदस्यों का नामांकन और सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होकर, दोनों नामांकन अलग देश से लिया गया और जो निर्वाचन पद्धति है वो अलग देश से है। तो यहाँ पर नामांकन है तो इसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या सही होगा? तो ये होगा थर्ड ऑप्शन, आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। आइए इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की पद्धति आयरिश संविधान से ली गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन पूछता है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है यह कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से है। और संविधान संशोधन कई बार पूछा है, संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विश्वनाथ दास या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें से सेकंड ऑप्शन सही होगा, सरदार पटेल जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। पटेल की स्मृति में एक अभी हाल फिलहाल का है कि उनके जन्मदिन को यानी कि 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है किस के रूप में? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ये 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का, सरदार पटेल की स्मृति में। कब? तो 31 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये आपका 1773 से लेकर के 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1773 से 1785 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? यह एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था और इसके द्वारा ही जो भारत में है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभुत्ता है वो स्थापित हुई थी। कौन सा है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको हराया था किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। और हुआ कब था? तो ये 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको बताना है भारत में कौन कौन सा है उत्तर पूर्वी राज्य, सिर्फ उत्तर पूर्वी पूछा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम त्रिपुरा या फिर त्रिपुरा मिजोरम? तो इसका राइट आंसर बता दें। फिर इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं कर्क रेखा से उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जो पूर्वी भारत राज्य हैं वहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछता है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा है? इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। एक यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें उत्तर प्रदेश दिया हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। इस प्रकार यह 2 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर जाकर के मिल जाते हैं? कार्डमम पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या फिर पलानी पहाड़ियाँ? तो इनमें से चारों में से राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में स्थित। पश्चिमी घाट की बात करें जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो कि कहाँ तक फैली, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को पार करती है। इसका है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिमी तट के समानांतर, मतलब अगर जो भारत का मैप देख रहे होंगे
तो यहाँ पश्चिमी तट के समानांतर 1600 किलोमीटर की दूरी में 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करती है। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम भारत में तमिलनाडु राज्य में है, दक्षिणी कर्नाटक और पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। ये 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को ये जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है। अब सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट में बता ही दिए हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, विंध्य पर्वत श्रृंखला का या शिवालिक का। तो ये है पश्चिमी घाट का। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का नहीं है। ये सेकेंड ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर है। आइए फिर इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अभी ऊपर भी हम लोग देखें कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसी पर स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो सेकेंड ऑप्शन था हम लोगों का, जिसे विंध्याचल के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी मध्य भारत में पर्वत श्रृंखलाओं, पहाड़ी श्रृंखलाओं, उच्च भूमि और पठारी ढालों की एक जटिल असंतुलित श्रृंखला है। शिवालिक पहाड़ियों की बात करें तो जिन्हें शिवालिक पहाड़ियाँ और चूरिया पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु नदी से पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के करीब 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों तक फैली हुई है। यह शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। आप लोग जब पढ़ा करें, वैसे मैं मैप तो प्रोवाइड करवा देती हूँ, लेकिन आप लोग मैप ले करके ज्योग्राफी को प्लीज़ एक बार देख लिया करें। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं तो उसे मैप में एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो याद रह जाती हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।